कल की क्लास में मित्रों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल बजरंग स्टडीज में। अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे है इसमें पहले हमने कल पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या पढ़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा और हमने इसमें लास्ट में ये देखा था कि 1210 ईस्वी में पोलो यानी कि चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इस दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा शासक बनता है वो है इल्तुतमिश। ऐबक का क्या था? ऐबक का गुलाम वह दामाद था। दामाद, दो स्थितियां थी ना। इल्तुतमिश क्या क्या था? इल्तुतमिश गुलाम था और दामाद कैसे था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी जिसका क्या नाम था? कुतुब बेगम। क्या नाम था? कुतुब बेगम से इसकी शादी हुई थी। किसकी? इल्तुतमिश की। तो ये हमने क्या किया है, यहां तक कल पढ़ लिया था। अब हम क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम। अब आप ये कहोगे साहब क्यों कहा जाता है, तो वो भी जरा सुन लीजिए। भाई मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम और दामाद। तो इस प्रकार गुलामों का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। होता क्या है कि यह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी है। दिल्ली सल्तनत का क्या है? वास्तविक संस्थापक। अब वास्तविक संस्थापक कैसे है वो आगे जो अपन विस्तार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, दिल्ली का उद्धारक या प्रभुत्व संपन्न सम्राट सुल्तान था। ये बात आज सुनाई होगी, दोबारा एक बार सुनते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इनके बारे में भी अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब स्थिति क्या है कि ये इल्तुतमिश जो था ये गुलामों का गुलाम था। इसके बाद क्या हुआ, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई घोड़े से गिरकर लाहौर में, तो उस टाइम ये बदायूं का सूबेदार था। कहां का? बदायूं का सूबेदार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसे फैक्ट है, इसको आप इल्तुतमिश आ जाए तो उसमें डाल देना। बदायूं का सूबेदार था। अब होता क्या है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो ये बदायूं में था, यानी कि बदायूं के नजदीक दिल्ली है। बदायूं यूपी का जिला है हाल फिलहाल में। तो लाहौर में अमीर वर्ग ने इसे आराम शाह को क्या कर दिया? शासक बना दिया आराम शाह को। और दिल्ली में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपाही सैलाब था, सिपाही सालार, यानी कि एक मान लीजिए कि प्रकार से प्रतिनिधि अमीर अली इस्माइल। क्या नाम था? अमीर अली
क्या नाम था? अमीर अली इस्माइल। अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली सल्तनत का शासक दिल्ली में अमीर अली ने किसे बना दिया? इल्तुतमिश को। यानी कहने को मतलब लाहौर में तो अमीर वर्ग ने आराम शाह को शासक बना दिया, ठीक, जो इसका पुत्र था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और सिपाही कुतुबुद्दीन ऐबक के सिपाही सलार की प्रतिनिधि या उसका एक प्रकार से मान लीजिए, एक प्रकार से शायद मालिक अमीर अली ने किसे दिल्ली में सुल्तान बना दिया, दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश को। तो ये बात आपकी समझ में यहां तक आ गई होगी। आगे चलते हैं इसमें इल्तुतमिश में। अब हम इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली सल्तनत का वास्तु संस्थापक कैसे था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने किसी भी नए प्रदेश को जीतने का प्रयास नहीं किया। उसके पास जो प्रदेश थे उन्हीं प्रदेशों को उसने सुरक्षित रखना आवश्यक समझा और नए प्रदेशों को जीतने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इसने नए प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया और अपने दिल्ली का जो क्षेत्र था उसको बनारस और वहां तक फैलाया था, आगे तक भी, शिवालिक की पहाड़ियों तक जो था इसका क्षेत्र था। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत का क्या था? वास्तविक संस्थापक ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि एक इतिहासकार है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। निस्संदेह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को अपन दो पार्टों में पढ़ेंगे। नंबर पहला है कि इल्तुतमिश नंबर एक बात कि 1200 जब आराम शाह लाहौर में शासक बन गया और दिल्ली में शासक बन गया इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के दो शासक हो गए, तो एक यहाँ में दो तलवारें रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक युद्ध हुआ इन दोनों के बीच, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध का युद्ध कब हुआ? 1211 ईस्वी में। फिर एक साल तक ये खींचातानी चलती रही, जूद का युद्ध हुआ। इस जूद के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को बंदी बना लिया, अंततः उसे मार डाला गया। तो दिल्ली सल्तनत में जो इसकी एंट्री हुई इल्तुतमिश की वो 1211 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1211 से 1236 ईस्वी के बीच मानी जाती है, ठीक है, ये स्थिति है। तो अब हम इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक तो इसका जो विजयी अभियान थे, इसने जो क्षेत्र बढ़ाए थे अपने, जितने युद्ध वगैरह किए। दूसरा इसने जो काम किए, इसके समय क्या घटनाएं घटी, उस पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं कौन सा भाग कि इसके समय कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसने क्या क्या थोड़े से काम किए, उनको पढ़ेंगे। अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे इसके जो विजयी अभियान थे, यानी कि इसने किन किन लोगों से युद्ध किया, कितना विस्तार किया, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं क्या कि इसने क्या क्या काम किए, इसके समय क्या क्या कार्य हुए। तो नंबर एक बात है, इसके समय जो मंगोल आक्रमण हुए, सबसे पहले क्या हुआ? मंगोल आक्रमण 1220-21 में, 1220-21 में पहला मंगोल आक्रमण हुआ भारत पर। भारत पर मतलब दिल्ली सल्तनत पर। और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इल्तुतमिश। तो 1220 से 1221 के बीच में पहला मंगोल आक्रमण हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? चंगेज खां। चंगेज खां। इसका दूसरा नाम क्या था? नामुचिन। नामुचिन इसका दूसरा नाम था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि चंगेज खां मंगोल आक्रमण सबसे पहले कहाँ हुए? दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय हुए 1220 से 1221 के बीच में। किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में। तो चंगेज खां का दूसरा नाम क्या था? नामुचिन था। मंगोल आक्रमण मतलब मंगोलिया के थे, इसलिए मंगोल कहा गया। अब इसको पढ़ते हैं, ये मंगोल आक्रमण हुए क्यों? तो एक शासक था ख्वारिज़्म शाह। क्या नाम था उसका? ख्वारिज़्म। एक शासक था ख्वारिज़्म शाह। इसका पुत्र था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मंगवर्णी। क्या नाम था? मंगवर्णी। जलालुद्दीन मंगवर्णी। ख्वारिज़्म शाह एक शासक था, यानी कि जो मंगोलिया था इसके आसपास का ही
और इसका एक पुत्र था जलालुद्दीन मंगवर्णी। इसका जो चंगेज खां था, मंगोलिया का महान शासक माना जाता है, उस टाइम का सबसे शक्तिशाली शासक था चंगेज खां का। नाम आपने ऐसे भी सुना होगा। इस तलवार के दम पर सबसे ज्यादा विस्तार अपने क्षेत्र का इसने उस टाइम किया था। तो ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जमालुद्दीन मंगवर्णी था। आप मंगवर्णी को ज्यादा ध्यान देंगे। और चंगेज खां की पुत्री का इसके साथ क्या था, प्रेम प्रसंग था। क्या था, प्रेम प्रसंग। जलालुद्दीन मंगवर्णी और चंगेज खां की जो पुत्री थी, इसका जमालुद्दीन मंगवर्णी से क्या था, प्रेम प्रसंग था। ये नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो, पुत्री और जलालुद्दीन मंगवर्णी की। तो इसने क्या किया, इससे युद्ध कर दिया। किससे, ख्वारिज़्म शाह से। ख्वारिज़्म शाह से युद्ध कर दिया तो ये तो फारस चला गया और जमालुद्दीन मंगवर्णी जो ख्वारिज़्म शाह का पुत्र था वो भारत में अंदर आ गया। कहाँ गया, भारत में। और कहाँ गया, दिल्ली सल्तनत के आसपास आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, तो इसका पीछा करते करते जलालुद्दीन मंगवर्णी का चंगेज खां पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ पहुंचा था। सिंध नदी यानी जैसे ये भारत का भाग है, ये मान लीजिए आप ये, तो ये वाला भाग जो पाकिस्तान है, ये वाला भाग यहाँ। ठीक, तो यहाँ आप पहुंचा था, इस वाले भाग में सिंध नदी यहाँ पहुंचा था। तो इसने चंगेज खां ने इल्तुतमिश को एक दूत, इल्तुतमिश के सामने दूत भिजवाया इसके दरबार में कि आप जलालुद्दीन मंगवर्णी की सहायता ना करें। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने, कि उस दूत से ये कहा कि हम सहायता इसकी किसी प्रकार से नहीं करेंगे, आप चिंता ना करें। हुआ क्या, उसके बाद जलालुद्दीन मंगवर्णी ने एक दूत भेजा कि आप मेरी सहायता करिए और मुझे सेना दे दीजिए, कुछ सैनिक जो हैं उनको दे दीजिए जिससे मैं चंगेज खां को हरा सकूं। तो जब इसका दूत जलालुद्दीन मंगवर्णी का दूत इल्तुतमिश के दरबार में पहुंचा तो इसने इस दूत को मरवा दिया इल्तुतमिश ने, और यह कहा कि भारत की जलवायु आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप इस भारत को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाइए। ये सब थे इसके, किसके लिए, जलालुद्दीन मंगवर्णी के लिए। तो इसने इस प्रकार कूटनीतिक चाल से, तरीके से भारत में मंगोलों के होने वाले भयंकर आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को अर्थात पूरे भारतीय साम्राज्य को बचा लिया। तो ये स्थिति रही। इसको ध्यान, इसमें फैक्ट जो है वो ये है कि मंगोल आक्रमण सबसे पहले कब हुआ, 1220 से 21 में, 21 में लास्ट में चले गया था वापस। और सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए और एक बलबन के समय। यानी कि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि मंगोल आक्रमण किन शासकों के समय भारत में हुए थे। नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 बलबन। इन और फिरोज शाह वगैरह इनके साथ भी हुए थे एक आध बार, लेकिन ये 3 इंपोर्टेंट ये है कहने का मतलब। तो मंगोल आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण कब हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ, 1220 ईस्वी में, 20-21 में, चंगेज खां के नेतृत्व में। अब अपन चलते हैं, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक 40 सदस्यों का एक गुट बनाया। 40
सदस्यों का गुट बनाया। जैसे तुर्कान, जैसे क्या कहा गया, तुर्कान ए चहलगामी क्या कहा गया, तुर्कान ए चहलगामी कहा गया। इसे याद रखेंगे, बहुत आता है। तुर्कान ए चहलगामी क्या था, 40 अमीर अमीर सदस्यों का, 40 तुर्की अमीरों का गुट था। 40 तुर्की अमीरों का गुट था। इसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था, जिसे 40 का हिंदी में कहा गया। अब क्यों गठन किया गया इसका, तुर्की अमीरों का विद्रोह दबाने के लिए। चालीसा का गठन किया गया। तुर्कान एक चहलगामी जिसे कहा गया, तुर्कान एक चहलगामी या तुर्क एक चहलगामी कहा गया। 40 तुर्की अमीर व्यक्ति शामिल थे। इनका मुख्य कार्य राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता देना था। ये बात आपको समझ आ रही होगी। और इसका गठन क्यों किया, कि तुर्की अमीरों का विद्रोह दबाने के लिए, और जो अमीर थे इसके अलावा उनके विद्रोह को क्या करने के लिए, दबाने के लिए इसका गठन किया गया। और ये जो 40 तुर्की अमीर थे, ये प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता देते थे। तो इस चालीसा का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। लेकिन इस चालीसा को खत्म किसने किया, बलबन ने। किसने किया, बलबन। इसको भी आप याद रखेंगे। बलबन ने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक, चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया, बलबन ने समाप्त कर दिया। तुर्की अमीरों का विद्रोह दबाने के लिए चालीसा का गठन किया गया था। और यहां तक इसमें समझ आप सबके आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। मंगोल आक्रमण समझ लिया, चालीसा समझ लिया। इसके बाद है नए सिक्कों का प्रचलन। तीसरा क्या पढ़ेंगे, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किसी प्रकार का कोई सिक्का जारी नहीं किया। इसे आप याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी प्रकार का भारत में कोई सिक्का जारी नहीं किया। लेकिन इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए, और शुद्ध अरबी सिक्के थे। नंबर 1 बात सिक्कों के बारे में, शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। दूसरा, ये जो सिक्के थे इनके 2 प्रकार थे। नंबर 1 प्रकार थे सिक्कों के चांदी और तांबा। चांदी का टका जो 175 ग्रेन का होता था, यानी जिसकी ग्रेड थी 175 ग्रेन। और तांबे का चलाया जीतक। ये 2 सिक्के इसने चलाए। चांदी का टका चलाया जो 175 ग्रेन का था। इसका कोई निश्चित तोल नहीं था, इसकी कोई निश्चित माप नहीं थी। लेन देन में इसी का प्रयोग होता था, तांबे का। यानी इस प्रकार से चांदी और तांबे के 2 सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए। चांदी का सिक्के का क्या नाम था, टका, और तांबे के सिक्के का क्या नाम था, जीतक। अब इसमें स्थिति क्या है, देखो अगला है। अब स्थितियां ये रही कि अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के इसने चला दिए, चांदी और तांबे को। अब 3 स्थितियां हैं। सोने का टका, एक तो सोने का टका, चांदी का
टका और तांबे का टका, ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस किस ने चलाए इनको देखेंगे जरा। सोने का टका चलाया था बलबन ने। किसने चलाया? सोने का टका किसने चलाया था? बलबन ने। किसने चलाया? बलबन। चांदी का टका अभी बताया मैंने आपको, इल्तुतमिश ने चलाया। और तांबे का टका सिकंदर लोदी ने। किसने चलाया? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का था, किसने चलाया? तो इनको ध्यान रखेंगे आप। सोने का टका बलबन ने, चांदी का टका इल्तुतमिश ने, तांबे का टका सिकंदर लोदी ने चलाया। शुद्ध अरबी सिक्के भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए, इसका ध्यान रखना।